हेलो इको माइंड्स, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम न्यू क्लासिकल थ्योरी में मॉडर्न थ्योरी जो आती है हेक्सचर-रोलिन की थ्योरी वो कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हेक्सचर-रोलिन थ्योरी का। हेक्सचर-रोलिन थ्योरी रिकार्डो के बाद आई थी। रिकार्डो की थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू कैसे ट्रेड पॉसिबल है। पर कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, किस कंट्री में कौन सा गुड कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो इन्होंने आंसर नहीं किया था। वो हेक्सचर-रोलिन आंसर करते हैं। एंड वही फैक्टर अर्निंग, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फैक्टर की अर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल इंडिया में उनका अलग खर्चा होगा, अलग प्राइसेस होंगे, यूएस में उनका अलग होगा, यूके में अलग होगा। तो इसके इफेक्ट ट्रेड पे क्या होते हैं ये रिकार्डो ने एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो दो क्वेश्चन यही रिकार्डो के लेके हेक्सचर-रोलिन ने एक्सप्लेन किए हैं। हेक्सचर-रोलिन थ्योरी सिंपली यही बताती है कि जो आपके पास गुड अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वालिटी में है। एंड जो स्कैर्स गुड है, मतलब जो बहुत कम यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में, उसका इंपोर्ट करा लिया जाए। बस सिंपल बेसिकली थ्योरी यही है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन ग्राफ सब देखने वाले हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। ये बेसिकली ओलिन ने अपने वर्क में इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहले एली हेक्सचर ने 1919 में इसको इंट्रोड्यूस किया जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। उसके बाद उनके स्टूडेंट थे ओलिन, उन्होंने 1933 में इसको इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया अपनी बुक में। इसलिए इसको हेक्सचर-रोलिन थ्योरी, एचओ मॉडल भी बोला जाता है। इसको एचओ मॉडल, हेक्सचर ओलिन थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, 2x2x2 मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दो गुड्स ही यूज होते हैं। अब इस थ्योरी का बेसिकली इंट्रोडक्शन यही है कि ओलिन बोलते हैं ट्रेड वही पॉसिबल हो पाएगा जहां पे प्राइसेस में डिफरेंस होगा। जिस भी कंट्रीज में रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंस है, कोई गुड, दो कंट्रीज के बीच में अलग अलग गुड्स बन रहे हैं एंड उन अलग अलग गुड्स का प्राइसेस अलग अलग हैं, तभी यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल होगा। अगर प्राइसेस सभी कंट्री में सेम होंगे तो कोई भी ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तभी करा जाता है जब उनके प्राइसेस में फर्क हमें दिखे। और प्राइसेस में फर्क कब होगा कमोडिटी के? जब उनकी कॉस्ट में डिफरेंस होगा या फिर उनके फैक्टर प्राइसेस में डिफरेंस होगा। तो फैक्टर प्राइसेस में डिफरेंट कैसे पता चलता है हमें? फैक्टर एंडोमेंट से। फैक्टर एंडोमेंट क्या है? एंडोमेंट मतलब होता है अवेलेबिलिटी। तो फैक्टर की हमारी मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर हम प्राइसेस पे उसको कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे ओलिन की थ्योरी बनती है। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो ट्रेड है वो पॉसिबल हो पाएगा अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट के थ्रू, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अलग अलग हैं। हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में रिसोर्स अलग अलग हैं, इसलिए इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला गया है कि फैक्टर की अवेलेबिलिटी हर कंट्री में कितनी है, उसके हिसाब से फैक्टर के प्राइसेस तय होंगे एंड उसके हिसाब से हम ट्रेड कर पाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दो, लेबर एंड कैपिटल, दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिए हैं। तो इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टू फैक्टर ऑफ एंडोमेंट बोला जाता है, कि मतलब दो फैक्टर की अवेलेबिलिटी है जो कि है लेबर एंड कैपिटल। एंड इन्हीं फैक्टर एंडोमेंट की वजह से यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। अगर दो कंट्रीज हैं, उसमें कुछ कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सारा कैपिटल यूज होता है एंड कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारा लेबर यूज होता है। तो हेक्सचर-रोलिन थ्योरी में ये बताया गया कि जिस कंट्री में बहुत ज्यादा कैपिटल यूज होता है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है एंड वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ही बनाएंगी। जो भी कमोडिटीज हैं वो कैपिटल को यूज करके ही बनाएंगी। एंड जिसमें लेबर बहुत ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव गुड बनाएंगी, लेबर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करके बनाया जाएगा। हेक्सचर-रोलिन थ्योरी की कुछ अजम्पशन है, जैसे कि यहाँ पे दो कंट्रीज ली हैं ए एंड बी, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं कैपिटल एंड लेबर, दो ही गुड्स लिए हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, दो फैक्टर्स हैं एंड दो गुड्स हैं, इसलिए इसको 2x2x2 मॉडल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है एंड वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। कंट्री ए लेबर अबंडेंट है तो मतलब वो एक्स प्रोड्यूस कर रही है एंड कंट्री बी कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल रिच है, तो मतलब वो वाई प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों में ही परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल है, मतलब जितना हम इनपुट लगाते हैं उतना ही हमें आउटपुट देखने को मिलता है। होमोजेनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री इसको बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा। यहाँ पे जो डिमांड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो सिमिलर होंगी, एक जैसी डिमांड रहेगी। अब इन्हीं अजम्पशन के बेसिस पे ओलिन ने अपनी थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास जो अबंडेंट फैक्टर है, अबंडेंट फैक्टर होना चाहिए एंड वो फैक्टर का प्राइसेस स्टीप होने चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल है। ये हम आगे उससे देखते हैं, ये हम आगे मैथमेटिकली देखते हैं। अब ट्रेड पॉसिबल कब है? जब रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंस होगा। रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंट कब होगा? जब फैक्टर एंड नॉर्मेंस में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा।
तो इसमें कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन के तरफ से देख लेते हैं। तो कैपिटल लेबर रेशियो देखेंगे कंट्री ए की एंड कैपिटल लेबर रेशियो देखेंगे कंट्री बी की। अगर कैपिटल लेबर रेशियो कंट्री ए की ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ए कंट्री में कैपिटल बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वालिटी में अवेलेबल है, अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो ये कैपिटल रिच कंट्री है एंड ये कैपिटल का ही प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल वाले गुड्स बनाएंगे। एंड अगर हम प्राइसेस से कंपेयर करें तो पी के अपॉन पी एल के ए कंट्री का एंड प्राइसेस ऑफ कैपिटल ओवर प्राइसेस ऑफ लेबर कंट्री बी का, अगर ये सस्ता है, मतलब प्राइसेस ऑफ कैपिटल अगर सस्ता है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, मतलब ए कंट्री में कैपिटल सस्ता है, मतलब वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो कंट्री ए यहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है एंड कंट्री बी यहाँ पे लेबर अबंडेंट है, जिसमें लेबर के प्राइसेस सस्ते हैं। एंड कंट्री ए यहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्टर एंडोमेंट कैपिटल का है एंड कंट्री बी में फैक्टर एंडोमेंट बहुत ज्यादा लेबर का है। तो हम इसको आइसोकॉन्ट और पीपीएफ दोनों की मदद से देखते हैं। आइसोकॉन्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स बनता है, यहाँ पे बताया जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स जैसे कि लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल दो इनपुट हो गई, जिससे कि सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है हर एक कॉम्बिनेशन में। अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, जैसे ही एक चीज को इंक्रीज करते हैं दूसरी चीज को हमें डिक्रीज करना ही पड़ता है। तो एक चीज को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं एंड उससे आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये आइसोकॉन्ट कुछ ऐसा बनेगा, कॉन्वेक्स शेप में ही बनेगा। अब इसको हेक्सेरोलिन थ्योरी में इम्प्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दो कंट्रीज ली हैं, इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड जो है वो कैपिटल रिच है, इंडिया जो है वो लेबर रिच है। अब यहाँ पे इंग्लैंड का हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया है। यहाँ पे दो आइसोकॉन्ट बनाए हैं, एक आइसोकॉन्ट है एक्स एंड दूसरा आइसोकॉन्ट है वाई। जो आइसोकॉन्ट एक्स है वो कैपिटल की तरफ हमें दिख रहा है, मतलब ये इंग्लैंड का आइसोकॉन्ट है जहाँ पे कैपिटल बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। जो वाई है वो हमें लेबर की तरफ दिख रहा है, ज्यादा ज्यादा झुकाव इसका लेबर की तरफ है, मतलब ये इंडिया का आइसोकॉन्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी। सबसे पहले हम इंग्लैंड का देखते हैं, तो इंग्लैंड की जब हम प्राइस लाइन बनाएंगे तो ये दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, इंग्लैंड को ये ई पॉइंट पे टच कर रही है एंड इंडिया को ये के पॉइंट पे टच कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिन से इसको ड्रॉ करें, ओरिजिन से इसको देखें, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ई पॉइंट पे, यहाँ पे लेबर कम यूज हो रहा है, कैपिटल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पर के पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल बहुत कम यूज हो रहा है, लेबर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इंग्लैंड के लिए कौन सा अच्छा है? इंग्लैंड एक कैपिटल रिच कंट्री है, तो वहां पे कैपिटल ज्यादा यूज होना चाहिए, तो इंग्लैंड के लिए के पोजीशन ज्यादा अच्छी है, ये ई पोजीशन ज्यादा अच्छी है, तो इंग्लैंड ई पे ऑपरेट करेगा। एंड वही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दो आइसोकॉन्ट थे, जो इंग्लैंड का एक्स से हमने दिखाया है, इंडिया का हमने वाई से दिखाया है। लेबर हमने एक्स एक्सिस पे ली है, कैपिटल हमने वाई एक्सिस पे ली है। अगर हम इंडिया की प्राइस लाइन बनाए तो इंडिया की प्राइस लाइन सिर्फ एक ही कॉर्नर पे टेंजेंट हो रही है, जो कि पॉइंट है आई। अब हमें इसको इंग्लैंड से भी टेंजेंट करना पड़ेगा, तो ये टेंजेंट हो नहीं रही है, तो इससे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हो रही है एम पॉइंट से। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इंडिया का पॉसिबिलिटी देखेंगे, इंडिया में लेबर आई पे ज्यादा यूज हो रहा है एंड कैपिटल कम यूज हो रहा है। पर अगर हम एम को कंपेयर करें तो एम में कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है एंड लेबर कम यूज हो रहा है। तो इंडिया के लिए आई पोजीशन ज्यादा अच्छी है, तो इंडिया ट्रेड करेगी, ऑपरेट करेगी आई लेवल पे एंड इनके बीच में ट्रेड इस पॉसिबिलिटी पे होगा, आई पॉइंट पे इंडिया ज्यादा लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाए एंड उसको एक्सपोर्ट करे इंग्लैंड को, एंड इंग्लैंड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज्यादा बनाए एंड उसको एक्सपोर्ट करे इंडिया को। अब यहाँ पे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। अब आगे हम देखते हैं, आगे आएगा पीपीसी। तो पीपीसी क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताते हैं। ये कॉन्केव नेचर का बनता है, कॉन्केव बनेगा, ये वाले ग्राफ के कॉन्केव बनेगा, कॉन्केव शेप आएगी इसकी। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं दो गुड्स के जो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं, मतलब सेम ही प्रोडक्शन हो रहा होता है सेम रिसोर्सेज को यूज करके। अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिमिलर से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो दूसरी कमोडिटी में से उस रिसोर्स को वापस लेना पड़ेगा, तभी हम एक का प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पे हम दो गुड्स ले रहे हैं, क्लॉथ और फूड। तो क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें फूड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, उसी को हम पीपीएफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज सारे फुल्ली यूटिलाइज हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ए बी सी डी ई, एंड अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं तो हमारे पास एक कॉन्केव नेचर का पीपीएफ आ जाता है। अब इसको हम अपनी थ्योरी में लगाते हैं, तो हेक्सर-रोलिन थ्योरी में कंट्री ए का पीपीएफ बन रहा है जो कि है एक्स एक्सिस की साइड, एंड कंट्री बी का जो पीपीएफ बन रहा है वो बन रहा है वाई एक्सिस की साइड।
अब जो कंट्री ए है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और वो प्रोड्यूस कर रही है कमोडिटी एक्स को, एंड कंट्री बी जो है वो लेबर इंटेंसिव है एंड वो प्रोड्यूस कर रही है वाई को। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं और ऑटार्की में और पोस्ट ट्रेड में। ऑटार्की क्या होता है? ऑटार्की का मतलब यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं वो खुद का खुद कंज्यूम कर रही हैं। अब जो कंट्री ए है वो कैपिटल इंटेंसिव है, वो ऑटो प्रोड्यूस कर रही है, एंड जो कंट्री बी है वो लेबर इंटेंसिव है एंड वो व्हीट प्रोड्यूस कर रही है, इंडिपेंडेंटली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दोनों अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों की अलग अलग प्राइस लाइन भी बनेगी। तो यहाँ पे हमने प्राइस लाइन बनाई टी, ये है कंट्री ए की, एंड जो दूसरी प्राइस लाइन है वो थोड़ी स्टीप है, वो है कंट्री बी की। जहां ये दोनों पॉइंट टेंजेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट पे ये दोनों टेंजेंट हो रहे हैं एंड इसी पे ये दोनों ऑपरेट करेंगे, लेबर इतनी प्रोड्यूस हो रही है एंड कैपिटल इतनी प्रोड्यूस हो रही है। एंड इसके बाद अगर हम पोस्ट ट्रेड की बात करें तो कंट्री ए की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पे जो प्राइस लाइन है वो कंट्री ए और कंट्री बी में एक कॉमन प्राइस लाइन बनेगी, जिसको हमने नाम दे दिया है अब टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है वही प्राइस लाइन है, अगर ट्रेड करते हैं दोनों कंट्रीज तो उसके बीच में प्राइस लाइन को शिफ्ट करके हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन यूज करते हैं। अब अगर ये प्रोड्यूस कर रही हैं तो यहाँ पे कंट्री बी प्रोड्यूस कर रही है एंड इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल आई एंड एफ ले लेते हैं, आई पॉइंट पे कंट्री बी प्रोड्यूस कर रही है जहां पे कम लेबर, जहां पे ज्यादा लेबर एंड कम कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है, एंड जो पॉइंट एफ है उसमें कम लेबर एंड ज्यादा कैपिटल यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री ए है उसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, तो वो कैपिटल रिच कंट्री है, वो ऑटो ज्यादा बनाएगी एंड एक्सपोर्ट कर दे कंट्री बी को, एंड जो कंट्री बी है उसके पास लेबर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा व्हीट बनाए एंड एक्सपोर्ट कर दे कंट्री ए को। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ हो, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आगे ओलिन कंक्लूड करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ प्राइसेस में डिफरेंस की वजह से ही हो सकता है एंड प्राइसेस में सिर्फ डिफरेंस फैक्टर एंडोमेंट की वजह से ही हो सकते हैं। फैक्टर की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है एंड उसी की वजह से प्राइसेस में डिफरेंस होते हैं एंड उसी की वजह से ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। जो कंट्री रिच है कैपिटल इंटेंसिव गुड में, मतलब कैपिटल जिसके पास बहुत ज्यादा है वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करेगी, और जो कंट्री लेबर में बहुत ज्यादा रिच है वो लेबर को एक्सपोर्ट करेगी। अगर हम इसको कंपेयर करें एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज से, जो कि क्लासिकल के थॉट थे, उसके हिसाब से ये एक कंप्लीट मॉडल है। एचओ मॉडल मॉडर्न थ्योरी में बोला जाता है और ये कंप्लीट मॉडल है। अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो ये रिकार्डियन का फ्रेमवर्क जो भी था, रिकार्डियन ने कंपैरेटिव एडवांटेज बनाया था एंड उसको फर्दर इंप्रूव किया एचओ मॉडल में, जो कि हेक्स्टर-ओलिन मॉडल बोला गया है, एंड फर्दर इसको और डेवलप किया पॉल सिम्युल्सन ने, जिसको फिर एचओएस मॉडल बोला जाने लगा। एंड एचओएस मॉडल में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात हुई कि दोनों कंट्रीज के ट्रेड करने के बाद प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब एचओ थ्योरी में सिंपली यही बोला गया कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिलेटिव प्राइसेस होते हैं, अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट की वजह से ही ट्रेड पॉसिबल होता है। एचओएस थ्योरी जो है उसमें 4 थ्योरम्स आती हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली एंड आगे आने वाली 3 स्टॉपलर सिम्युलेशन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एंड राइबंस्की's थ्योरम हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।